आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 11 के इतिहास का अंतिम चैप्टर 7 लेकर आया हूं। चैप्टर 7 आधुनिकीकरण के रास्ते का यह पहला पार्ट है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यह कक्षा 11 के इतिहास का अंतिम चैप्टर है और चैप्टर 7 आधुनिकीकरण के रास्ते का यह पहला पार्ट है। इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे दो विकसित देशों के विषय में जिन्होंने 19वीं सदी से ही आधुनिकीकरण के रास्ते को अपना लिया था। वे दो विकसित देश कौन से हैं जिनके विषय में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, तो वह चीन और जापान है। चीन और जापान। चीन और जापान आज के समय में एशिया के ताकतवर देशों में शामिल है और एशिया के विकसित देश हैं चीन और जापान। तो हम यहाँ से चर्चा करेंगे चीन। सबसे पहले हम चीन के विषय में चर्चा करते हैं कि चीन के विषय में हम चर्चा करते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था और चीन का एक राजवंश था छिंग राजवंश की जो सत्ता थी वह अक्षुण्ण जान पड़ती थी, मतलब कभी समाप्त ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे समय सबका आता है। ऐसा नहीं है कि आज इनका समय है तो ये हमेशा रहेंगे, इनके बाद किसी और का समय आएगा। तो छिंग राजवंश की सत्ता क्या हुआ कि धीरे धीरे इसके हाथों से निकलती गई और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका परिणाम स्वरूप कि छिंग राजवंश के हाथों से जब सत्ता निकलती गई तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चीन औपनिवेशिक ताकतों से घिर गया। औपनिवेशिक ताकतों से घिर गया चीन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चीन ने औपनिवेशिक ताकतों का सामना नहीं कर पाया और जिसके फलस्वरूप चीन गृहयुद्ध की दलदल में फंसता गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि चीन जो था वह गृहयुद्ध की दलदल में फंस गया, जहां से वह कब निकला, जहां से वह 1949 ईस्वी में निकला। यहां से अगर आप प्रश्न बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि छिंग राजवंश की सत्ता जो थी वह अक्षुण्ण जान पड़ती थी, लेकिन हुआ क्या कि छिंग राजवंश के हाथों से सत्ता जाती रही और जिसके परिणाम स्वरूप चीन औपनिवेशिक ताकतों से घिर गया। हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक ताकतों का सामना नहीं कर पाया, जिसके परिणाम स्वरूप चीन गृहयुद्ध की लपटों में फंस गया। और गृहयुद्ध की लपटों से चीन कब निकला? 1949 ईस्वी में। अगर हम कहें तो चीन कब स्वतंत्र हुआ, यहां से आप प्रश्न अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि चीन कब स्वतंत्र हुआ। तो चीन 1949 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। हमसे 2 वर्ष बाद चीन आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आज चीन बहुत आगे है और हम कहां पर हैं? तो चीन 1949 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि चीन गृहयुद्ध की लपटों में फंस गया था, जहां से वह कब निकला?
1949 ईस्वी में निकला। जहां से वह कब निकला? 1949 ईस्वी में निकला, जब चीन की साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की। उसके बाद चीन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना, एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बना, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम जापान को देखें तो जापान क्या था कि एक अलग थलग पड़ा हुआ नन्हा सा द्वीप समूह देश था। तो चलिए हम आगे अब चर्चा करते हैं कि चीन गृह युद्ध की दलदल में फंस गया एक तरफ, तो दूसरी तरफ जापान क्या था? जापान एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करने को संकल्पित था। जापान एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करने को संकल्पित था, जिसके तहत उसने ताइवान और कोरिया को जीतकर अपने देश में मिलाकर एक औपनिवेशिक राष्ट्र बन गया। जापान ने रूस और चीन को भी पराजित किया था। तो चलिए हम यहां से अब प्रश्न करते हैं कि जापान ने ताइवान को कब जीता, या ताइवान को कब पराजित किया? जापान ने रूस को कब पराजित किया? जापान ने कोरिया को कब पराजित किया? अब यहां से इन प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो चीन कब स्वतंत्र हुआ? 1949 ईस्वी में, जब चीन की साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की। उसके बाद चीन क्या हुआ कि उसके बाद चीन गृह युद्ध की लपटों से बाहर निकला, अर्थात चीन स्वतंत्र हुआ। तो चलिए अब यहां से जो प्रश्न बनता है कि जापान ने, लिख लीजिए प्रश्न, कि जापान ने ताइवान को कब पराजित किया? जापान ने ताइवान को कब पराजित किया? तो लिखिए कि जापान ने ताइवान को कब पराजित किया? 1895 ईस्वी में पराजित किया। 1895 ईस्वी को पराजित किया। कब पराजित किया? 1895 ईस्वी को पराजित किया। ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि जापान ने चीन को कब पराजित किया? जापान ने चीन को कब पराजित किया? तो जापान ने चीन को 1894 ईस्वी में पराजित किया। कब पराजित किया? 1894 ईस्वी में पराजित किया। ईस्वी में पराजित किया। कब पराजित किया? 1894 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है कि जापान ने कोरिया को कब पराजित किया? तो जापान ने कोरिया को कब पराजित किया? तो जापान ने कोरिया को 1910 ईस्वी में पराजित किया। 1910 ईस्वी में 1910 ईस्वी में पराजित किया। कब पराजित किया? 1910 ईस्वी में पराजित किया। अब यहां से अगला प्रश्न है कि जापान ने रूस को कब पराजित किया? जापान ने रूस को कब पराजित किया? तो जापान ने रूस को 1905 ईस्वी में पराजित किया।
1905 ईस्वी में पराजित किया था। पराजित किया। यहां तक क्लियर है? ये आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, तो यहां पर आप देख लीजिए कि जापान ने ताइवान को कब पराजित किया? 1895 ईस्वी को। मतलब जापान जो था 19वीं सदी के अंतिम चरण में और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में जापान एक महाशक्तिशाली देश था, जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। आप ऐसे ही देख लीजिए कि जापान ने ताइवान को 1895 ईस्वी में पराजित किया। उसके बाद जापान ने चीन को भी पराजित कर दिया। कब? 1894 ईस्वी में। उसके बाद जापान ने कोरिया को भी पराजित कर दिया। कब? 1910 ईस्वी में। फिर जापान ने रूस को भी पराजित कर दिया। कब? 1905 ईस्वी में। जहां कोरिया और जापान ने ताइवान और कोरिया को मिलाकर औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना किया, औपनिवेशिक राष्ट्र का निर्माण किया, तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने चीन और रूस को पराजित करके उसके घमंड को तोड़ा, उसके अभिमान को तोड़ा। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम आगे चर्चा करते हैं कि चलिए, जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। जो उसका उद्देश्य था उसने वह पूरा कर लिया था, लेकिन विस्तारवाद की नीति ने और साम्राज्य की लालसा, हम कह सकते हैं कि विस्तारवाद की नीति ने जापान को युद्ध में झोंक दिया। जापान को युद्ध में झोंक दिया। विस्तारवाद की लालसा या साम्राज्य की लालसा ने जापान को युद्ध में झोंक दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। कब किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आप यहां लिख लीजिए कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब अटैक किया था या कब आक्रमण किया था। प्रश्न लिख लीजिए कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब अटैक किया था। चलिए लिखिए प्रश्न कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब अटैक किया था। तो उत्तर में लिखिए कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था।
पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। यह आक्रमण ऐसा था कि जापान के विकास का रोधक बन गया। जापान जो तेजी से भाग रहा था उसको ब्रेक लग गया, क्योंकि अमेरिका ने जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने 1945 ईस्वी में जापान को अमेरिका ने इसके बाद क्या किया कि 1945 ईस्वी में जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर जापान को घुटने पर ला दिया। जापान को घुटने पर ला दिया, मतलब 1945 ईस्वी में जापान अमेरिका से पराजित हुआ। अब यहाँ अगर आप लिखना चाहें तो प्रश्न लिख लीजिए कि अमेरिका ने जापान को कब पराजित किया, तो लिखिए अमेरिका ने 1945 ईस्वी में जापान को पराजित किया, जापान को पराजित किया। अमेरिका ने जापान को कब पराजित किया, तो 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान को पराजित किया। उसके बाद अमेरिकी आधिपत्य के साथ जापान में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। कि अमेरिका ने जब 1945 ईस्वी में जापान को पराजित किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकी आधिपत्य के साथ जापान में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ, जिसके बाद 1970 ईस्वी में 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके पुनः औद्योगिक राष्ट्र बन गया। अब यहां से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अमेरिका ने जब 1945 ईस्वी में जापान को पराजित किया, तो उसके बाद जापान में क्या परिवर्तन हुए, उसके बाद जापान में क्या बदलाव हुए, तो जब अमेरिका ने 1945 ईस्वी में जापान को पराजित किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जापान अमेरिका के आधिपत्य में आ गया, और जिसके कारण जापान में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ। उसके बाद फिर जापान ने फिर रफ्तार पकड़ी और 1970 के दशक तक जापान अपने औद्योगिकीकरण का पुनर्निर्माण करके पुनः औद्योगिक राष्ट्र बन गया। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख लीजिए प्रश्न कि अमेरिका से पराजित होने के बाद जापान में क्या परिवर्तन हुआ, या अमेरिका से पराजित होने के बाद जापान में क्या बदलाव देखने को मिले, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि अमेरिका से पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी आधिपत्य के तहत आ गया, और जिसके साथ जापान में
जापान में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ। मतलब अमेरिकी आधिपत्य के साथ जापान में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ और उसके बाद जापान ने पुनः रफ्तार पकड़ी और 1970 के दशक तक जापान ने अपने औद्योगिकीकरण का पुनर्निर्माण करके पुनः औद्योगिक राष्ट्र बन गया। इतना क्लियर है? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा करेंगे, फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, कि जापान ने अमेरिका पर कब आक्रमण किया था, तो सन अगर आप जानना चाहें तो 1942 ईस्वी था। 1942 ईस्वी में जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, जिसके बाद क्या हुआ कि 1945 में अमेरिका से जापान पराजित हो गया। उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिले कि जापान अमेरिकी आधिपत्य के अंदर आ गया और अमेरिकी आधिपत्य के साथ जापान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ और उसके बाद जापान ने फिर रफ्तार पकड़ी और अपने औद्योगिकीकरण का पुनर्निर्माण करके जापान पुनः औद्योगिक राष्ट्र बन गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे। चलिए अब आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता था कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। कि चीन और जापान में इतिहास लेखन की परंपरा जो थी वह बहुत लंबी परंपरा थी, क्योंकि इन देशों में मानना था, ऐसा माना जाता था कि जो इतिहास है वह शासकों के महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करते हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ से एक प्रश्न छूट गया था, हम उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं कि जापान का आधुनिकीकरण का सफर किस सिद्धांत पर आधारित था। तो लिखिए, जापान का आधुनिकीकरण का सफर किस सिद्धांत पर आधारित था। तो जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित था। पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित था। के सिद्धांत पर आधारित था। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, सिद्धांत पर आधारित था, तो टीचर वही प्रश्न पूछेंगे जो लिखाए रहते हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए जानना यह जरूरी है कि जापान का जो आधुनिकीकरण का सफर था तो वह किस सिद्धांत पर आधारित था। तो वह पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित था। अब हमने चर्चा किया कि चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन देशों में ऐसा माना जाता था कि इतिहास जो है वह शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करते थे।
तो इसी कड़ी में हम जो यहाँ से जो पहला प्रश्न बनता है कि चीन का महानतम इतिहासकार कौन था। चीन का महानतम इतिहासकार कौन था। चीन का महानतम इतिहासकार कौन था, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा सीमा छियन। इसी से लिख देते हैं, सीमा छियन। सीमा छियन अंडरलाइन कर देते हैं, सीमा छियन। यह चीन का महानतम इतिहासकार था। यह चीन का महानतम इतिहासकार था। नाइटो कोनन क्या था। नाइटो कोनन लिखिए, नाइटो कोनन यह चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे। लिखिए, नाइटो कोनन चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे। प्रमुख जापानी विद्वान थे। कि नाइटो कोनन कौन था। नाइटो कोनन चीन पर काम करने वाला प्रमुख जापानी विद्वान था। यहाँ तक क्लियर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि चीन का महानतम इतिहासकार कौन था, सीमा छियन। नाइटो कोनन कौन था। नाइटो कोनन चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे। जापान का आधुनिकीकरण का सफर किस सिद्धांत पर आधारित था, पूंजीवाद के सिद्धांत पर। यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट होगा तो उसे जरूर पूछिएगा। हम उसके विषय में फिर चर्चा करेंगे कि जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित था। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम चीन और जापान के कुछ भौगोलिक विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे और फिर इस क्लास को समाप्त कर देंगे। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं चीन का भौगोलिक परिचय। हेडिंग डाल लीजिए, चीन का भौगोलिक परिचय। चीन का भौगोलिक परिचय। चलिए, इसमें लिखिए कि चीन एक महाद्वीपीय देश है। महाद्वीपीय देश है। जहाँ कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र हैं। जलवायु वाले क्षेत्र हैं। जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं।
मुख्य क्षेत्र में तीन प्रमुख नदियां हैं। तीन प्रमुख नदियां हैं। यह नदी कौन कौन से हैं? नदियां हैं। पहला है पीली नदी। पहला है पीली नदी। पीली नदी को हुआंग हे के नाम से भी जाना जाता है। हुआंग हे। हुआंग हे। पीली नदी को हुआंग हे भी कहते हैं। कि पीली नदी हुआ, दूसरी नदी थी यांगत्सी। यांगत्सी। यांगत्सी नदी जो है यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद तीसरी नदी जो थी वह पर्ल नदी थी। वह पर्ल नदी थी। ठीक है कि चीन एक महाद्वीपीय देश है जहां कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में तीन प्रमुख नदियां हैं। पीली नदी, हुआंग हे, यांगत्सी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो उसका उत्तर होगा यांगत्सी। यांगत्सी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद पर्ल नदी। ठीक है, इतना क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे और लिख देते हैं अभी कि देश का बड़ा हिस्सा दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें कुछ और लिखना है। ठीक है, चलिए। कि देश का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी है। चूंकि चीन हिमालय के उस पार स्थित है तो चीन का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी है। और चीन की जो प्रमुख जनजाति है, प्रश्न पूछा जाता है कि चीन की प्रमुख जनजाति क्या है या कौन सी है? अब इसके आगे लिखिए कि चीन का बड़ा हिस्सा पहाड़ी है। बड़ा हिस्सा क्या है? पहाड़ी है। अब इसको हम पॉइंट में लिख देते हैं। चूंकि अब प्रश्न पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में आती लघुत्तरी में कि चीन का प्रमुख जनजातीय समूह कौन सा है, तो उत्तर में लिखिए कि चीन का प्रमुख जनजातीय समूह कौन सा है? हान। हान है। ठीक है, हान दिखाई दे रहा है, हान है। कि चीन का प्रमुख जनजातीय समूह कौन सा है? हान है। अब अगला प्रश्न कि चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो चीन की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो चीन की प्रमुख भाषा
प्रमुख भाषा चीनी है, चीनी है, जिसे पुतोंग हुआ भी कहते हैं। पुतोंग हुआ मतलब कि चीनी भाषा को हम चीनी भाषा है, हम चीनी भाषा को पुतोंग हुआ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जापान के, चूंकि जापान का जो भौगोलिक क्षेत्र है या जो भौगोलिक परिचय है, जैसा कि हम जानते हैं कि जापान एक द्वीपीय देश है। जापान में कई द्वीप हैं और इन्हीं द्वीपों ने मिलकर जापान देश का निर्माण किया है। लेकिन हम इस भौगोलिक परिचय में जापान के 4 प्रमुख द्वीप के विषय में चर्चा करेंगे। तो दिखाई दे रहा है, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लिख देते हैं। चलिए अब जापान का भौगोलिक परिचय के विषय में जानेंगे कि, और उसके बाद इस क्लास को समाप्त कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जापान एक द्वीपीय देश है। जापान में कई द्वीप हैं और इन्हीं द्वीपों ने मिलकर जापान देश का निर्माण किया है। तो हम इस भौगोलिक परिचय में जापान एक द्वीप श्रृंखला जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं। एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं, जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं। और ये चारों जो बड़े द्वीप हैं उनका नाम क्या है? होन्शु, होन्शु, क्यूशु, होन्शु, क्यूशु, शिकोकु, शिकोकु और होकाइडो, होकाइडो, होकाइडो। बड़ा अजीब नाम है, याद भी नहीं होता। होकाइडो। कि जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकु और होकाइडो। होकाइडो, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि अलग भाषा का शब्द है। होन्शु, क्यूशु, शिकोकु और होकाइडो, ये 4 बड़े द्वीप थे। जापान एक द्वीपीय श्रृंखला वाला देश था जिसमें कई द्वीप हैं, लेकिन 4 बड़े द्वीप हैं। और वे 4 बड़े द्वीप होन्शु, क्यूशु, शिकोकु और होकाइडो है। ओकिनावा जो है, यह द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र वाला देश है। आगे लिख लीजिए कि जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप
भूकंप वाला देश है। यहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं। अगर हम देखें तो विश्व में अगर कोई देश सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा झेलता है तो वह जापान है। इतनी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी जापान एक विकसित देश है। जापान एक विकसित देश है। तो जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप वाला देश है। ठीक है, अब इसके आगे हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। जापान में एक चीज थी कि पशुपालन की जो है वह परंपरा नहीं है। क्योंकि यह द्वीपों का देश है तो यहाँ पर जो मुख्य आहार था वो मछली ही था। मुख्य आहार मछली ही था। यहाँ तक क्लियर है कि जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप वाला देश है। ठीक है, अब इसके आगे हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। आज का पार्ट हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं, जितने भी तथ्यों पर हमने चर्चा किया है, वो सारे तथ्य आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी इसी तरह से करते रहिए। अब तो हम कक्षा 11 का इतिहास 1-2 दिन में समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर हम कक्षा 9, 10 और कक्षा 12 के इतिहास पर चर्चा करते रहेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद।